संबोधित करता हूँ। डॉक्टर विपिन शर्मा उत्तराखंड में लमगाँव एक राजकीय महाविद्यालय है, वहाँ पढ़ाते हैं। विपिन इस समय के कुछ युवा लेखकों में हैं जो सक्रिय तौर पर आलोचना में, रचना कर्म में जुड़े हुए हैं। उनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं और अभी वो निरंतर आपको दिखता होगा अलग-अलग पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे हैं। जो भारत की इस समय महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका है, उन सब में वो प्रकाशित हो रहे हैं। और मेरे लिए खुशी की बात ये है कि वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के विद्यार्थी रहे हैं और हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसके आज पहले वक्ता हैं। अभी तक हम अपने वरिष्ठ आचार्यों को सुन रहे हैं और मेरा इरादा ये भी है कि हम अपने सभी तरह के जो हमारे युवा लेखक हैं, युवा रचनाकार हैं, युवा कवि हैं और युवा प्रोफ़ेसर हैं, सबको सुनें। तो आज विपिन शर्मा उस रूप में पहले व्यक्ति होंगे, एक युवा प्रोफ़ेसर को सुनने का मौका मिलेगा आपको। मैं डॉक्टर विपिन शर्मा से कहूँगा आप मंच सँभालें। आज का जी। विषय आप लोगों को पता होगा विपिन जी नव उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद पर बातचीत होगी और विपिन का जो रिसर्च है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। उन्होंने एक बहुत अच्छी थीसिस लिखी थी इस विषय से संदर्भित। तो आपको मेरे ख्याल से कुछ नए संदर्भों के साथ उन विषयों को जानने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और आवाज मेरी स्पष्ट रूप से आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हाँ, हूँ। बढ़िया आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी। हाँ, तो इसी दौर में जो उत्तर आधुनिकतावाद या विखंडनवाद को सुना, तो ये जो टर्म्स हैं उपनिवेशवाद या उत्तर उपनिवेशवाद, ये एक मिली-जुली विचार की है, लेकिन मैं उपनिवेशवाद पे बात करना चाहूंगा पहले। तो उपनिवेशवाद है क्या? जब हम कोई एक देश, कोई एक सत्ता एक ताकतवर स्थिति में आती है और वो अपनी कॉलोनी बनाती है, कॉलोनियलिज्म भी कहा जाता है इसे, कॉलोनी अपनी बनाती है, निवास बनाती है अलग-अलग जगहों पर। तो तब वो उपनिवेश मतलब एक निवास तो है उसका, लेकिन दूसरी जगह भी वो अपनी अपनी सत्ताओं को स्थिर कर रही है। तो वो एक उस टर्म को हम बोलते हैं, राजनीति विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में इस टर्म को प्रयोग किया जाता है। जब हम सबाल्टर्न हिस्ट्री में बात करते हैं तो इस विचार की बात करते हैं। सबाल्टर्न हिस्ट्री यानी कि दबों, वंचितों और जो कहीं इतिहास के जो विचार में जो पीछे पिछड़ गए देश, उनकी बात होती है, तो उपनिवेशवाद की बात होती है। और मुझे एक चीज याद आती है, कुछ रेफरेंस के साथ ही बात करूंगा कि ये जो उपनिवेशवाद है, ये आर्थिक सिद्धांत की भी है, उसके साथ साथ इसको हमें देखना होगा, ये राजनीतिक विचार भी है, राजनीतिक विचार के साथ ये सांस्कृतिक विचार भी है। एक विज्ञापन आता था 1922 ईस्वी में, एक लिप्टन चाय का विज्ञापन है, जिसमें जो विक्टोरिया है, महारानी विक्टोरिया, उनके जो बेटे हैं, तीसरे बेटे हैं उनके, वो प्लीज म्यूट, हाँ म्यूट कर लीजिएगा, किसी का माइक चल रहा है शायद, उससे डिस्टरबेंस हो रहा है। तो जो लिप्टन चाय का विज्ञापन है, वो जो राजकुमार है वो घोड़े पे खड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये था 1922 ईस्वी इस विज्ञापन का कि जो लिप्टन चाय पीते हैं उसे संकेतों में जोड़ दिया गया कि वो राजसी लोग होते हैं। अब ये राजसी लोगों की जो अभिजात्य की थ्योरी है, जो सिद्धांत है अभिजात्यवाद का, वो कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद के जहन में, दिमाग में बसा हुआ है। यानी कि व्यक्ति उपनिवेश कौन बनाएगा? एक कमजोर राष्ट्र उपनिवेश अपने नहीं कॉलोनी नहीं बना सकता, जैसे कहा जाता था ब्रिटेन के बारे में। मैं उस पूरी विचार की पे आऊंगा, किस तरीके से चीजें बनती हैं। तो ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था एक दौर में कि उसका सूरज कभी डूबता नहीं है, और जो उसके जो पौंड है, जो पूरी दुनिया वो जो पाउंड से चलती है, तो जो उसकी मुद्रा है उसका एक अधिकार है, सूरज कभी डूबता नहीं है। तो ये हुआ कैसे? इस विचार की को समझना होगा। तो हमें ये देखना होगा कि जो औद्योगिक क्रांति होती है 16वीं शताब्दी में, पहले जो उत्पादन के साधन थे, उत्पादन के साधन सीमित थे, व्यक्ति अपनी जरूरतों के हिसाब से उतना ही उत्पादन कर रहा था, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने जो पूरा सेटअप था विचार का, जो पूरा उत्पादन का एक प्रणाली थी, उस प्रणाली को बिल्कुल बदल दिया उसने। अब अतिरिक्त, जो मार्क्स कहते हैं ना, अतिरिक्त उत्पादन की जो सिद्धांत है, अब एक्स्ट्रा जो अपने लिए तो उत्पादन वो कर ही रहे थे, लेकिन अब कुछ अतिरिक्त उत्पादन करने लगे। अब यदि अतिरिक्त उत्पादन करने लगे तो इस अतिरिक्त उत्पादन का होगा क्या? अब यहाँ से कहानी शुरू होती है उपनिवेशवाद की। तो वहां का जो औद्योगिक जो समाज था, जो पूंजीपति समाज था, जो छोटे पूंजीपति थे, उन्होंने कहा कि अब कुछ कीजिए। मतलब ये हमारी जरूरतों के हिसाब से ये जो स्थितियां ये बहुत ज्यादा हैं, और इसके पीछे दर्शन भी काम कर रहा था, फिलॉसफी भी काम कर रही थी। तो
इसी में धीरे धीरे लोगों ने, जो साहसी लोग थे, उन्होंने, विज्ञान ने उन्हें साथ दिया। जेम्स वॉट इंजन, भाप का इंजन आ गया था। नाविक, कुछ साहसी लोग थे, उन नाविकों ने साथ दिया। तो वो दुनिया को ढूंढने निकल लिए, अलग अलग व्यापार के लिए निकल लिए। आप देखेंगे अमेरिका में कुछ कुछ ब्रिटिशर्स ने, रेड इंडियन जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, वहां उन्हें खदेड़ के वहां उपनिवेश बनाया। और वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज के प्रांत में, वेस्ट इंडीज के छोटे छोटे जो 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 द्वीप थे, वहां अपने अपनी कॉलोनियां बसाई। और फिर भारत में 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो लेकिन जो जो एक अर्थशास्त्री थे, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक शास्त्री हैं, जेम्स मील, उन्होंने एक तीन तीन खंडों में एक किताब लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी। तो अब देखिए कि सिर्फ इकोनॉमी, अर्थतंत्र तो है, लेकिन अपना सामान बेचना है। उस सामान को बेचने के लिए कैसे लोगों के जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क को परिवर्तित करना है, और होगा कैसे? पहले राज सत्ता को हटाना है। तो उन्होंने हिस्ट्री को डाइवर्ट किया, इतिहास को डाइवर्ट किया, अपने तरीके से इतिहास को नरेट किया, मतलब विश्लेषित किया इतिहास का। जो जो अर्थशास्त्र के भी युद्ध हैं, जो राजनीति विज्ञान के जो 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 युद्ध मैदान पे लड़े जाते हैं, उससे पहले वो युद्ध, वो मीमांसा में लड़े जा रहे होते हैं, मतलब वो सिद्धांतों में लड़े जा रहे होते हैं। पहले हमें समझना होगा, वो युद्ध हिस्ट्री में लड़े जा रहे होते हैं, वो राजनीतिक वैचारिक निष्पत्तियों में, राजनीतिक वैचारिक जो जो विचारधाराएं हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उसमें लड़े जा रहे हैं। तो जो जो जेम्स मिल की किताब है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो कहती है कि जो जो इतिहास है भारत का, उसे उसे 3 हिस्सों में उसने बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब हिंदू हिंदू शासन काल को भी उसने बताया कि ये तो एक तरीके से सामंत थे, छोटे छोटे राजा थे, ये आपस में लड़ते रहते थे, इनमें एकता नहीं थी। चाहे आपका इतिहास, पहले ही आपका इतिहास कह रहा हो कि हम लिच्छवी गणराज्य भी था यहाँ भारत में महाजनपद भी थे, भारत में लोकतंत्र का सेटअप भी, आपको लोकतंत्र के जो चिन्ह हैं वो भी भारत में आपको मिलते हैं। लेकिन लेकिन जो 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 पश्चिम की मीमांसा है, जो यूरोपीय ज्ञान केंद्र है, वो जो जो ज्ञान, जो विमर्श है यूरोप का, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो मिल जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो उन्होंने माना कि इतिहास को ब्रेक किया। अब जब जब उपाध्याय जी बात कर रहे थे जो जो विखंडनवाद, तो यहाँ भी डिसकंट्रैक्ट आता है, यहाँ भी विखंडन आता है। तो इतिहास को उन्होंने हिंदू इतिहास में बदल दिया। उन्होंने मुस्लिम मुगल काल को, जो पूरा मुगल सिर्फ साम्राज्य ही नहीं था मुगल, वो धीरे धीरे वो आए हों, भारत से आए हों, लेकिन वो इस तहजीब का हिस्सा बने, भारत का हिस्सा बने। कई चीजें एक सामंजस्य में कई चीजें भारत में आई। आप देखेंगे कि सूफी धर्म, जो इस्लाम धर्म और वैष्णव धर्म से मिलकर जो सूफी धर्म बना, जिसने इत्तेहाद की बात की, जिसने एकेश्वरवाद, जो अद्वैत वेदांत, उसकी बात की। लेकिन वो एक कल्चरल, जो सांस्कृतिक, एक जो सिराजा था, जो सांस्कृतिक एक निष्पत्तियां थी, उस कालखंड में बनी। तो लेकिन जो पश्चिम के विचारक थे, उन्होंने तो नहीं माना। उन्होंने कहा कि जो ये मुस्लिम कालखंड है, ये भी डार्क एज है। डार्क एज इसलिए है कि बर्बरता है, यहाँ लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं, लोगों में किसी समानता, इक्वलिटी का सवाल नहीं है। तो और फिर वो तमाम चीजों के बावजूद, हमने चाहे विज्ञान में अपनी उपलब्धियां भारत की रही हैं, और भारत का जो प्राचीन जो कल्चर है या साइंस है, उसके अपना तमाम चिन्ह मिलते हैं। या धर्म और अध्यात्म में आपकी उपलब्धियां हों, या उन सब चीजों को वो उन्होंने नकार के तो एक काम किया उसने। जो जेम्स मिल था, उसका मानना था, एक लाइन थी, एक अंतिम निष्कर्ष पे वो पहुंचता है, जो